दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत यानी 1206 से 1526 तक का जितना भी कार्यकाल है इनका, उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारा ल्यूसेंट वन लाइनर का टॉपिक है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इसकी राजधानी लाहौर में थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। दिल्ली की कुब्बतुल इस्लाम एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है लाखों को दान देने वाला। अगला है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? तो ये ऐबक का सहायक सेना नायक था बख्तियार खिलजी ने, इसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाती थी। ऐबक की मृत्यु कब हुई? ये 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आराम शाह इसका उत्तराधिकारी हुआ। आराम शाह ने कितने समय तक शासन किया? तो इसने 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके दिल्ली पर कौन बैठा? तो दिल्ली की गद्दी पर 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश बैठा था। इसके बाद आता है, इल्तुतमिश कौन था? तो तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क और ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था इल्तुतमिश। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो ये बदायूं का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ ले गया? तो ये लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली ले गया। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति किसने प्राप्त की? तो इल्तुतमिश ने प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये रुकनुद्दीन ऐबक इसका उत्तराधिकारी हुआ। तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर राजगद्दी पर किसे बैठाया? तो इसे रजिया को, जो दिल्ली की पहली महिला सल्तनत काल थी। अगला है क्वेश्चन हमारा, रजिया किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान रजिया बेगम थी। रजिया ने अमीर आखुर घोड़ा का सरदार किसे नियुक्त किया? तो मलिक जमालुद्दीन को किया। तुर्की अमीरों ने रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर किसे बैठाया? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठाया था। रजिया की शादी किसके साथ हुई? तो अल्तुनिया के साथ हुई थी रजिया की शादी। अगला क्वेश्चन है, रजिया की मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु हो गई थी 1240 ईस्वी में कैथल के पास इसकी मृत्यु हो गई थी। मुइजुद्दीन बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कब की गई? तो 1242 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी। बहराम शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो अलाउद्दीन मसूद शाह इस गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन मसूद बैठा था। अगला, ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिल कर अपनी निर्वहन करता था? तो ये था नासिरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। बलबन कौन था? तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन? बलबन था। अगला क्वेश्चन है, तुकनी चहलगामी का विनाश किसने किया? तो ये बलबन ने इसका विनाश किया था। अगला क्वेश्चन है, बलबन 1266 ईस्वी में किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो ये गयासुद्दीन बलबन के नाम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो ये यही था जो बलबन, इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी, जिसका प्रचलन किया था। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ कराया? तो इसने नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने किस नीति का पालन किया? तो लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। अगला क्वेश्चन है, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो ये बलबन के दरबार में रहते थे। अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किताबुल हिंद की रचना की। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या थी? तो इसकी दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। अगला है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया।
इक्तादारी की प्रथा किसने चलाई? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी की प्रथा चलाई थी। अगला है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ये खान होता था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो इसने इल्तुतमिश ने कार्य को पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने। अगला है अल बिरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद था। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है अलाई दरवाज़ा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? ये चौधरी था। अगला क्वेश्चन है तबकात नासरी का लेखक कौन है? तो तबकात नासरी का लेखक मिन्हास-उर सिराज है। अमीर खुसरो ने किस बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने पोलो का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के दौरान तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो रत्ती थी। किस संगीत विद्या को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में किस शासक को मिन्हास ने हातिम ताइज सेकंड की संज्ञा दी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी थी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत था, ये कहाँ स्थित है? नागौर जोधपुर में है। किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? ये बलबन। अगला क्वेश्चन हमारा, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो ये अमीर हमजा का। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमुसी था। अब आते हैं अपना खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश आया। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसे अपनी राजधानी बनाया? किलोखरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन की हत्या कब और किसने की थी? 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अली तथा गुरसाफ था। अगला क्वेश्चन है सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना रखने की प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। ये एक इसका अच्छा काम था जो इसने किया था। दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल स्थायी सेना किसके पास थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? तो उपज का 1/2। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा कितना कर दिया? तो 3/4 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन ने बेईमानी रोकने के लिए क्या आदेश दिया? इसने आदेश दिया व्यक्ति के शरीर में मांस काट लेने का आदेश दिया था। अलाउद्दीन ने अपने शासन पर किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया? मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा? तो मलिक काफूर को भेजा था। अगला क्वेश्चन, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया? सिकंदर सानी। अलाउद्दीन ने दीवान रियासत किसे नियुक्त किया? तो मलिक याकूब को दीवान रियासत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या जारी करता? तो वस्तुओं का परमिट। खादानों को बिक्री के लिए किस स्थान पर लाया जाता था? सहना ए मंडी में लाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस कृत से मिलती है? तो जियाउद्दीन बर्नी की तारीख है फिरोज शाही से। खजाइनुल फतूह किसकी करती है? तो अमीर खुसरो की है। कौन सी? खजाइनुल फतूह। अगला है रिहला के रचयिता, तो इब्न बतूता रिहला के रचयिता थे। फुतुहत लातीन के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं इसामी। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो मुतसिफ, सेंसर एवं नाजिर जो नापतौल का अधिकारी था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन से थे? तो चराई एवं गड़ी कर। अगला क्वेश्चन है दुधारू पशुओं पर लगाया गया कर कौन सा था? तो चराई कर था। गारों एवं झोपड़ी पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते थे? गड़ी कर। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने एक कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था।
अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई? तो जफर खां की मृत्यु हुई थी। खालसा भूमि किस शासक के काल अधिक पैमाने पर विकसित हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनाध्यक्ष तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये गाजी मलिक। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। कौन? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, नई फारसी काव्य शैली सबक ये हिंदी हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिर के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण वह किसके समय में हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो अलाउल मुल्क। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार कौन था? तो सराय अदल था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? मुबारक खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, मुबारक खिलजी की हत्या कब और किसने की? तो 1320 ईस्वी में इसके वजीर खुसरो खां ने की थी। खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण की? तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अगला है हमारा तुगलक वंश यानी 1320 से 1398 ईस्वी। खुसरो को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? तो 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। तो किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। आगे अलाउद्दीन के समय ली गई अमीरों की भूमि को पुनः किस शासक ने लौटा दिया? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक? ये गयासुद्दीन तुगलक ही था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप कौन सा नगर स्थापित किया? तो ये तुगलकाबाद स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुगलकाबाद में स्थित दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है छप्पन कोट के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो ये 1325 ईस्वी में हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो ये जूना खां बैठा। सभी मध्यकालीन सुल्तानों में कौन सा शासक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं और कृत्यों के कारण किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो ये नाम जाना है स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक किस विभाग की स्थापना की? तो अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। यह है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो ये दिल्ली से देवगिरी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नया नाम क्या रखा? तो देवगिरी का नया नाम रखा था दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है हमारे, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सिक्के चलवाए? तो पीतल और तांबे के सिक्के चलवाए थे। इन सिक्कों का मूल्य किसके बराबर होता था? तो चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में कब आए? 1334 ईस्वी में ये भारत आया था। सुल्तान ने इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया? तो दिल्ली का काजी के पद पर। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में कहाँ भेजा? तो इसने चीन को भेजा था इसे। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? तो रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1351 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसे लोगों से? तो ये लिखा था इतिहासकार बर्नी ने। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालरक मसूद गाजी के मकबरे में गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ही था जो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का शासक था, जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में जो है वहाँ गया था। अगला क्वेश्चन है, किस तुगलक शासक ने काल में दक्षिण में हरियर में बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में
महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बेहमान शाह 1347 में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? बहमनी राज्य की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन हमारा, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1351 ईस्वी में हुआ। खलीफा ने फिरोज तुगलक को कौन सी उपाधि दी? तो कासिम अमीर उल मोमिन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में कौन से 4 कर वसूलने का आदेश दिया? तो खराज जो लगान होता था, खुम्स युद्ध में लूट का माल, और जजिया एवं जकात। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी? तो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज ने कितनी नहरों का निर्माण करवाया? तो 300 नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज ने कितने नगरों की स्थापना? तो 5 नगरों की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया? तो फिरोज तुगलक के। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने अपने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो दीवाने खैरात की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किस शासक के समय में थी? तो फिरोज तुगलक के शासक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवाने बंदगान की स्थापना की। सैन्य पदों को वंशानुगत किस शासक ने बनाया? फिरोज तुगलक ने बनाया। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा की रचना किस नाम से की? तो फतुहात फिरोज शाही के नाम से की। जियाउद्दीन वर्णी एवं शम्स सिराज अफीक को किस शासक ने अपना संरक्षण प्रदान किया? तो फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए ग्रंथों में से कुछ ग्रंथों का किस भाषा में अनुवाद किया? तो फारसी में अनुवाद किया। इन ग्रंथों का अनुवाद किस विद्वान ने किया? तो अपाउद्दीन ने दलायत फिरोज शाही के नाम से किया था। अगला है, फिरोज के समय के चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो अद्दा एवं बिख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिरोज तुगलक के शासनकाल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना किससे की जाती है? तो यरूशलेम में निर्मित उमर की मस्जिद से। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण कराया? तो कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। अब आप ये देखते हैं सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। खिज्र खां कौन था? तैमूर का सेनापति था। भारत से लौटते वक्त तैमूर ने खिज्र खां को कहाँ का शासक नियुक्त किया? तो मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का। खिज्र खां ने सुल्तान की बजाय किसकी उपाधि धारण की? रैयत आला की उपाधि धारण की। खिज्र खां नियमित रूप से किससे कर भेजा करता था? तो तैमूर के पुत्र शाहरुख को ये कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु कब हो गई? तो 1421 ईस्वी में हो गई थी। खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो मुबारक खां हुआ। याहिया बिन अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो मुबारक शाह का। अगला क्वेश्चन है, याहिया बिन अहमद की किस पुस्तक से सैयद वंश के सैयद विषय के इतिहास में जानकारी मिलती है? तो तारीख मुबारक शाही से। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासक कितने वर्षों तक रहा? ये 37 वर्षों तक रहा था। अब आइए देखते हैं लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? 1451 ईस्वी में। बहलोल लोधी ने किसकी उपाधि धारण की थी? बहलोल शाह गाजी की। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? बहलोल लोधी को। इसने किन सिक्कों का प्रचलन करवाया? बहलोल सिक्के। बहलोल अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद अली। बहलोल लोधी का। अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? निजाम खां हुआ। निजाम सिंहासन पर कब बैठा? 1489 ईस्वी में। निजाम ने किसकी उपाधि धारण की थी? सुल्तान सिकंदर शाह। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1504 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने भूमि के लिए मापन के किस प्रामाणिक पैमाने को प्रचलन किया था? तो गजे सिकंदरी का। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने फारसी कविताएं किस शीर्षक से लिखी? तो गुलरुखी से। अगला क्वेश्चन है हमारा,
सिकंदर लोदी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो आगरा को। सिकंदर के आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो ये फरहंगे सिकंदरी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 1517 ईस्वी में। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इब्राहिम हुआ। इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम किसकी उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा? तो ये इब्राहिम शाह की। बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया? तो पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने एवं आलम खान ने निमंत्रण दिया था। अगला क्वेश्चन है, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा। कौन सा शासक अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां कहता था। अब आइए देखते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन था? तो सुल्तान होता था। किसके शासन काल में अमीर प्रभावहीन हो गए? तो बलबन एवं अलाउद्दीन के। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में था? तो लोदी वंश के। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस खलवत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ होती थी? मजलिस खास में होती थी। सुल्तान सभी दरबारियों, खानों और अन्य रईसों को कहाँ बुलाता था? बारे खास में। राजस्व विभाग का अध्यक्ष कौन होता? तो वजीर होता था, जो प्रधानमंत्री था। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? मुशर्रिफ मुमालिक करता था, महालेखाकार होता था। उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा था? मजमुआदार। कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता? तो खजीन कहा जाता था। दीवाने अर्ज एवं सैन्य विभाग का प्रमुख उत्तराधिकारी कौन होता था? आरिज मुमालिक होता था। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? सदर सुदूर। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो काजी उल कजात होता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? बरीदे मुमालिक होता था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था? वकील दर करता था। दान विभाग को क्या कहा जाता? दीवाने खैरात। दास विभाग को क्या कहा जाता? दीवाने बंदगान। पेंशन विभाग को दीवाने इस्तिहाक। दिल्ली सल्तनत के प्रांतों को क्या कहा जाता? इक्ता या सूबा। इक्ता का शासन किसके द्वारा संचालित किया? तो नायब, बली या भुक्ति के द्वारा संचालित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, इक्ताओं को किसमें विभाजित किया गया था? तो सिखों में, यानी जिलों में। सिखों का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। सिखों को किसमें विभाजित किया गया था? परगनों में। परगनों का मुख्य अधिकारी आमिल होता था। लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी कौन था? मुशर्रिफ था। एक शहर की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था? तो अमीर सदा करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहा जाता? खारवेल कहा जाता है। किस प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया? तो ये बनाया गया मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को। अगला क्वेश्चन, दीवाने मुश्तखराज व्यक्तिवाद किस सुल्तान ने बनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने कोही कृषि विभाग को किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग को किसने बनाया? बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक को किस शासक ने? फिरोज शाह तुगलक ने। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि का कर कौन सा? उस्त्र। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज। और मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? तो ये था ज़कात, जो संपत्ति का 40वां हिस्सा था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? तो ये मंगलीक या अर्रात कहा जाता था। तो ये थे आज हमारे क्वेश्चन सल्तनत कालीन, दिल्ली सल्तनत कालीन। पूरे सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही वीडियो में थे। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियो आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।